नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली है और एक बार फिर नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए को कुल 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सियासी चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल बन गया है, जहां अप्रैल-मई 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 10 साल से सत्ता में है। बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल मई 2021 में खत्म हो रहा है। अगर 2016 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना करें तो ये तय है कि मुकाबला भाजपा और तृणमूल के बीच ही रहने वाला है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का वहां इतना प्रभाव नहीं बचा है जो कुछ साल पहले तक वहां होता था। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ममता के साथ लेफ्ट और कांग्रेस आ सकते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होगा कि क्या बिहार के टॉनिक के आधार पर बीजेपी ध्रुवीकरण और कल्याणकारी योजनाओं की लॉलीपॉप के सहारे बंगाल में ममता का किला ध्वस्त कर पाएगी। संकेत साफ है कि बंगाल का मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। कोविड के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा बरकरार रहना बीजेपी के लिए राज्यों में भी काम कर रहा है। बिहार चुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत में भरोसे की राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं। बिहार की चुनावी रैलियों में मोदी ने जो कहा, लोगों ने उस पर वोट दिया। बीजेपी भले ही नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, लेकिन पूरे चुनाव की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में ही थी। नीतीश के खिलाफ माहौल की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मुफ्त गैस, आवास, स्वास्थ्य, कोरोना काल में मुफ्त अनाज आदि अगर बिहार में कारगर रही हैं, तो अन्य राज्यों में भी भाजपा के लिए ये फॉर्मूला काम कर सकता है। भले ही एक राज्य का फॉर्मूला दूसरे राज्य में काम ना करे, पर यह बात क्लियर है कि नतीजों का पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बड़ा असर पड़ता है। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी। उसके मुकाबले 2019 के चुनावों में उसने 18 सीटें हासिल की। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सीटें 34 से घटकर 22 रह गई। यानी कि 2014 के मुकाबले 2019 में तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक गिरा, जबकि भाजपा के वोट बैंक में बढ़त देखने को मिली। खास बात यह रही कि भाजपा ने राज्य की 128 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की, जबकि तृणमूल की बढ़त घटकर सिर्फ 158 सीटों पर ही सिमट गई। अगर 2021 की वोटिंग भी लोकसभा चुनावों की तर्ज पर इसी तरह हुई तो तृणमूल को बहुमत से सिर्फ 10 सीटें ज्यादा मिलेंगी। बंगाल में भाजपा की क्या स्थिति है, इससे 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2014 में बीजेपी की बढ़त 28 विधानसभा क्षेत्रों में थी, जबकि 2019 में ये बढ़कर 128 सीटों पर हो गई। इससे ये भी साफ है कि भाजपा बंगाल में प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि भाजपा की लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे बदलकर पीएम मोदी ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था, ने पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी सफलता हासिल की है। कई राजनीतिक पंडितों के लिए ये एक केस स्टडी भी बन चुका है कि 5 साल पहले जो पार्टी बंगाल की राजनीति में बेअसर थी, वो अब प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में अपनी पैठ बनाई है। वहीं दक्षिण बंगाल अब भी तृणमूल का गढ़ बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनावों में राज्य की 40 सीटों पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में सीधा मुकाबला था, यानी जहां भाजपा जीती वहां तृणमूल दूसरे नंबर पर रही और जहां तृणमूल को सीट मिली वहां भाजपा दूसरे नंबर पर थी। 10 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का अंतर 5% या उससे कम रहा। जहां तक बिहार चुनाव के नतीजों के बंगाल कनेक्शन का सवाल है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के किशनगंज की, जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। इस्लामपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। किशनगंज जैसी 70% मुस्लिम आबादी वाली सीट पर भले ही कांग्रेस के इजहारुल हुसैन ने जीत हासिल की हो,
लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भाजपा की हिंदू प्रत्याशी स्वीटी सिंह ने हुसैन को कांटे की टक्कर दी। अब इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। बिहार में पहली बार ओवैसी की AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ये संकेत दे दिया है कि वो बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट कटवा पार्टी बन सकती है। उसने पहले ही बंगाल चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यदि हिंदू वोट मजबूत हुआ, जिसकी कोशिश बीजेपी पिछले कुछ सालों से बंगाल में कर रही है, तो तृणमूल की परेशानी बढ़ सकती है। इसी तरह AIMIM की मौजूदगी से वोटर्स का ध्रुवीकरण तय है। मालदा में 51%, मुर्शिदाबाद में 66%, नादिया में 30%, बीरभूम में 40%, पुरुलिया में 30% और ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर में 15% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में भाजपा की कोशिशें सफल रही तो निर्णायक मुस्लिम वोटों वाली सीटों पर वोट बटेंगे और हिंदू वोट कंसोलिडेट होंगे। दूसरी तरफ यहां पर इस बात को भी समझना होगा कि भले ही बीजेपी ये मान रही है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन फिर भी ममता सरकार से उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल में CAA NRC को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से लोग खफा हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, जो इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है। हालांकि कुछ समय पहले ही बंगाल आए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बंगाल की जनता को CAA पर आश्वस्त करते हुए कहा था कि आपको नागरिकता संशोधन मिलेगा और मिलना तय है। कोरोना के कारण इसमें थोड़ी रुकावट आई है, लेकिन जल्द ही जनता को इसकी सेवा मिलेगी। दरअसल अगर CAA और NRC लागू होता है तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। बंगाल में ममता सरकार ने हाल ही में बीजेपी के खिलाफ जमकर आक्रामकता दिखाई है। भले ही उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन CM के रूप में ममता की छवि साफ सुथरी रही है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी ममता की लोकप्रियता का ग्राफ कम नहीं हुआ है, जो उनके लिए एक सकारात्मक पहलू है। बंगाल में बीजेपी का मिशन फतेह इसलिए भी संघर्षपूर्ण है क्योंकि पार्टी के पास यहां कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी जैसी नेता को जवाब दे सके। हाल ही में बंगाल बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें भी सामने आई। RSS समर्थित बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और TMC और दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के बीच खटपट की बातें सामने आई, जिससे भगवा दल के लिए बंगाल में चीजें और मुश्किल हो गई हैं। दूसरी ओर पिछले वर्ष हुए आम चुनावों में बीजेपी के बंगाल में एक ताकत के रूप में उभरने की झलक मिली थी। राज्य में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी और इसने तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरा बनने का संकेत दिया था और इसका श्रेय अमित शाह की रणनीति को जाता है, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने पहली बार पूजा पंडालों को संबोधित किया था। इसके पीछे पार्टी की रणनीति सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल के जरिए बंगाल के लोगों का ध्यान खींचना था। अपने संबोधन में PM ने बंगाल के प्रमुख हस्तियों का उल्लेख किया था और बांग्ला भाषा में कुछ शब्द भी बोले थे। मतलब साफ है कि बंगाल में टक्कर कांटे की है, जो 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।